हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया से होंगे और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी होगी। पढ़ाई शुरू करनी जरूरी है, कक्षा 12 है तो कोर्स भी अच्छे से कवर हमें करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सॉल्यूशन की। और इसके सॉल्यूशन को करने से पहले, इससे पहले का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है और उसमें हमने 1.2 के इंट्रोडक्शन को बहुत कायदे से बड़े एक एक स्टेप के साथ समझाया है। अगर वो इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान और बहुत ही अच्छे नजर आएंगे। आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो पहले इंट्रोडक्शन देखें, और जिन लोगों ने देख लिया है वो मेरे इस लेक्चर को देखने से पहले क्वेश्चंस को पहले अपने आप थोड़ा सा हाथ पैर फेंकने की कोशिश करें। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें आपको इस बात से नहीं आती कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन समस्या है कि लिखना कैसे है, कैसे करें, कैसे करें। फील नहीं होता अंदर से, मतलब आप उसको बता नहीं पाते जो मन में है बात। तो उसका मैं आपको आपके साथ में हुई मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। तो इसी क्रम में थोड़े लेक्चर लंबे हो सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। उससे पहला लेक्चर भी थोड़ा लंबा था, तो लंबा लेक्चर होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कोर्स कवर करना है। और कोर्स कवर हो जाए जितनी जल्दी उतना ही आप लोगों का भी फायदा है, ताकि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए फिर एक स्पेशल सीरीज जैसे क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने कराई थी, है ना, उसी तरीके से क्लास 12 के लिए भी बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज शुरू करेंगे, जिसके अंदर बोर्ड संबंधित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो बेटे लेक्चर थोड़े लंबे हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना। जरूरी नहीं है कि एक बार बैठो और पूरा देखो। आप लोग बीच में ब्रेक कर करके 30 मिनट का देख लिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी वानी पी कर इधर उधर टहल करके थोड़ा सा फिर गैप दे करके आप देख लो, जैसे आपको सूटेबल हो। लेकिन करना सारा है, काम करना है। तो आप लोग पूरा लेक्चर एक साथ खत्म करने के चक्कर में ना रहें कि फिर चीज़ें छूट जाती हैं, मज़ा नहीं आता, बोरियत होती है, क्योंकि ये कोई मूवी तो नहीं है। पढ़ाई से वैसे ही सबको नींद आती है, ठीक है ना। लेकिन भाई नींद नहीं लेनी है, नींद को भगाना, बीच बीच में ब्रेक ले करके आप लेक्चर्स को देखें तो बेहतर है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे और लेक्चर लंबे होंगे। और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। और 1.2 के सॉल्यूशन के अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और उसमें कहा गया है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी। एक तो हम लोग एककी फलन क्या होता है इस संबंध में हमने बात करी थी। एककी क्या होता है, इसको हम वन वन कहते थे, ठीक है ना, वन वन कहते थे। और इसको हम लोग इंजेक्टिव भी इसका एक नाम होता था, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव ही इसका नाम होता था, है ना। उसके बाद हमने एक पढ़ा था आच्छादक, बहुत डिटेल से, आच्छादक फलन, जिसको हम लोग ऑन्टो कहते थे। और उसका दूसरा नाम, एक नाम और होता था, इसको हम सरजेक्टिव कहते थे, सरजेक्टिव कहते थे। तो ये दो चीजें बहुत डिटेल से पढ़ी हैं, इन पे एग्जाम्पल्स भी करे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसी पे ही पूरी एक्सरसाइज है। कहीं एक की सिद्ध करना, कहीं एक की आच्छादक सिद्ध करना, यही काम रहेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, लैंग्वेज लिखी है बढ़िया, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक फलन है, देखिए, सिद्ध करो कि fx इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित एक फलन जो r स्टार से r स्टार के अंदर है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बॉक्स में बंद कर रखी, इसको मैं समझाऊंगा। एकैकी और आच्छादक है यहां तक, और जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर, ये क्या ड्रामा है इसको बताऊंगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो एक क्वेश्चन यहां तक का बन रहा है, यहां से यहां तक का एक क्वेश्चन बन रहा है। आगे का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, सबसे पहले समझिए कि ये आर स्टार क्या है। देखो, किसी भी फलन को अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। ये जो पोर्शन होता है कि जो फंक्शन एफ है वो कहां से कहां तक है, वो आर स्टार से आर स्टार तक है। तो इस पहले वाले आर स्टार को हम लोग आपको पता है प्रांत कहते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, प्रांत कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डोमेन कहते हैं। ये आप चीजों ने लिख भी रखी होगी जिन्होंने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ। और जो दूसरे वाला सेट है ये वाला, इसको हम सह प्रांत कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसको हम कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। ये थोड़ी जानकारी है, सवाल का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता रहेगा कि कौन सा डोमेन है, कौन कोडोमेन है, कहां से कहां तक है। और उस सेट के बारे में भी जानकारी रहेगी कि आर कौन सा समुच्चय है। जैसे इसने कहा है कि हमारे पास में आर जो है, हमारे पास में आर डैश जो है वो एक ऋणोत्तर, ठीक है ना, ऋणोत्तर, ऐसे तो लिखा जाएगा ऋणोत्तर, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का सेट लिख देता हूं मैं, है ना, सेट।
तो बेसिकली ये है क्या, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर्स का सेट। नॉन जीरो का मतलब जिसके अंदर जीरो ना हो। इसका मतलब आर स्टार क्या है, अगर रियल नंबर का जो सेट होता है, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है आर, उसमें से अगर मैं जीरो को घटा दूं तो बाकी बचा हुआ सेट आपका आर स्टार कहलाएगा, जिसको हम ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का सेट कहेंगे। तो ये बात उसने कही है, और उसने ऐसा कहा क्यों है उसका भी कारण आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो समुच्चय है, जो फलन है वो कैसे परिभाषित है, वो आर स्टार से आर स्टार में तो है, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। अब आप मेरे भाई सुनो, उसकी मजबूरी क्या रही होगी कि इसको ऐसा कहा गया है, बिकॉज अगर हम x का वैल्यू यहां 0 ले लेंगे कभी, तो आप लोग पागल हो जाओगे। 1/0 पे तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना आपके पास में, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, वैल्यू ही परिभाषित नहीं होगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट से पंगा नहीं लेने का, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो अब इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका डोमेन क्या है, ठीक है ना, इसका डोमेन क्या है और इसका कोडोमेन क्या है, उस उधर से ध्यान रखें आर स्टार का मतलब क्या है। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको दिखाना है एकेकी और एक दिखाना आच्छादक। तो किसी फलन को एकेकी कैसे दिखाते हैं, इस बारे में बातचीत हमने बहुत करी है इंट्रोडक्शन के अंदर। क्या बात करी है कि हम क्या करते हैं, डोमेन से यानी कि प्रांत से दो एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं, और हम ये कहते हैं कि अगर fx1 इसका जो इमेज है, पहले वाले की इमेज और दूसरे वाले की इमेज अगर बराबर होंगी तो ये एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, ठीक है ना आपके पास में। तो वही काम करना है। तो हम क्या करना है, तो हम मान के चलते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हो उसमें क्या, कि एकेकी के लिए, यहां पर एक हेडिंग डाल लो, एकेकी के लिए, एकेकी यानी कि 1/1 हम प्रूव करना चाहते हैं ना, 1/1 के लिए, ऐसा एक हेडिंग डाल लो और बढ़िया लगेगा देखने में भी, ठीक है, एकेकी के लिए। और एकेकी के लिए जब हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, सीधी सी बात है, हम लोग x1 एंड x2 दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं, कहां से, डोमेन से। डोमेन क्या है, आर स्टार, और लिख दो, क्योंकि आर स्टार स्टार तो यहां मैं लिखता हूं डोमेन से लेके चला हूं मैं, इसके कहां से लेके चला हूं, डोमेन से। के लिए इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 को बराबर लेके चलते हैं f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 का मतलब देखो, परिभाषा कहती है कि जो x के पेट में है वो 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2, यही तो हमारे भाई देखो, x2 इज इक्वल टू x1 या फिर x1 इज इक्वल टू x2, बात एक ही है। तो अगर ऐसा आता है तो हम लिख देते हैं अतः फलन एकेकी है, एकेकी यानी कि 1/1 यानी कि इंजेक्टिव है, एकेकी है। तो ये तो हमने कर दिया एके के लिए। अब इसी तरीके से मेरे भाई, इसी तरीके से हम लोग दूसरा हेडिंग डाल लेंगे, और वो हेडिंग है, सपोज कर लीजिए हम यहाँ कर लेते हैं आच्छादक के लिए, यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालेंगे आच्छादक यानी कि ऑन्टो प्रूव करने के लिए, ठीक है, आच्छादक यानी कि ऑन्टो के लिए, ऑन्टो के लिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं ऑन्टो के लिए। तो जब इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए प्रूव करने का तरीका हमने क्या कहा था आपको, ठीक है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑन्टो प्रूफ करने के लिए हमने क्या कहा था, हमने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, एक लाइन लिखवाई थी, उस लाइन को प्रूफ कर लेते हैं। देखिए सुनो मेरी बात, पहले ऑन्टो को फुल करो, ऑन्टो को थोड़ा सा फील करो, आना भी तो ये ना माइंड में। अगर ये चीज आपने नोट कर ली हो तो मैं रफ कर देता हूँ उसको, ठीक है, चलिए, बहुत जरूरी चीज है, नोट कर लेना बेटा इसको। देखिए देखो ऑन्टो में क्या होता है ऑन्टो में क्या होता है कि अगर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है ना, तो ऑन्टो में ये होता है, मतलब आच्छादक में, कि इधर के प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव ले, मान लीजिए चलो कोई भी y अवयव ले लिया हमने, है ना, सभी के लिए, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें इसकी इधर की तरफ एक इमेज मिलेगी x, जिसको हम कहेंगे y का पूर्व प्रतिबिंब x है ना आपके पास में।
इधर से सारे के सारे एलिमेंट इधर की तरफ ऑक्यूपाइड होंगे, इधर से संबंधित होंगे, सीधी बात है, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से एक y एलिमेंट लेके चलते हैं, y एलिमेंट लेके चलते हैं, कहां से, इसमें से लेके चलते हैं और उसको कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन से, है ना। तो लेट्स हम लोग लेके चलते हैं कि एक एलिमेंट लेकर के चलते हैं आर स्टार कौन सा, कोडोमेन से, को डोमेन से लेके चलते हैं, ठीक है ना, आपके पास में। और किस तरीके से लेके चलते हैं, ध्यान से देखना है कि जो y है बेसिकली वो fx के बराबर है ना, आपके पास में। यही तो बात है कि जो हमारे पास में x का इमेज है, इधर की तरफ अगर हम अंडर f देखें, x का जो इमेज है y है, तो fx जो है वो y के बराबर ही तो है, या y इज इक्वल टू fx से बात एक ही है। ऐसे ही लो कि fx जो है ना आपके पास में, अगर आप इस y को थोड़ी देर भूल जाओ तो आप क्या लिखोगे, इसकी इमेज तो fx ही लिखोगे ना, यहाँ पे x की इमेज fx होती है, इसको हमने कह दिया y, तो मैं इसी बात को तो लिख रहा मेरे भाई, fx इज इक्वल टू y। तो एक काम करो, fx का मान क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर जब मैं y का मान निकालूंगा, ठीक है ना, यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y, तो हमारा x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना आपके पास में। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, देखो लिखे जाएंगे 3-4 लाइन, इसमें सिर्फ 3-4 लाइन, उसके बाद आंसर आ गया, बस बकवास ज्यादा है, और बकवास इस वजह से ज्यादा, थोड़ा फील आना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं यार वो क्या क्या कर क्या रहे हैं यार। देखो अब देखो सुनो, अब x इज इक्वल टू 1/y आया, ठीक है, हमें कहा गया है ये सेट भी आर स्टार है और ये सेट भी आर स्टार है। आर स्टार का मतलब सभी रियल नंबर्स जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक, जैसे मैंने सपोज कर लिया -3 एंड -2, ये तो सारे पूर्णांक हो गए। दशमलव वाले नंबर भी ले लो, जैसे 1.5 आ गया माइनस का, 0.5, फिर 1, फिर 2, 3, फिर 1 पॉइंट कुछ भी ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। ऐसे इधर भी नंबर मिलेंगे हमें, 3 हो गया, -2 हो गया, 1.5 हो गया, 0.5 हो गया माइनस में, और 1 हो गया, फिर 2 हो गया, या 2.5 हो गया, इस तरीके से नंबर मिलेंगे। अब आप मेरी बात सुनो, आप इधर से कोई भी नंबर उठाइए, एनी नंबर, जैसे मैंने सपोज कर लो 2 उठा लिया, तो मैं यहां जब y का मान 2 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, देखो 0.5 है नहीं है भाई, मैं तो कुछ ही लिख पाऊंगा, है ना। तो मतलब इधर से y का यहां से कोई भी मान उठाइए, इसमें से कोई भी मन करे, चाहे जो मैंने लिखे वो भी, जो मैंने नहीं लिखे उनमें से भी कोई भी उठाओगे, तो ये 100% है, इधर की तरफ आपको एक मेंबर मिल ही जाएगा, x मिल ही जाएगा। ये कैसे पता चलेगा x मिलेगा, क्योंकि x एक रियल नंबर मिल जाएगा आपको। इधर के सभी अवयवों के लिए हमारे पास इधर की तरफ कोडोमेन के सभी अवयवों के लिए डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब मिलते हैं, जो कि ये लाइन इसी बात को बता रही है। इसको फर्दर हम लोग दोबारा से फिर चेक करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। मैं fx निकालता हूं, fx का मतलब x की जगह भरते हैं 1/y, और मेरे भाई 1/y का मतलब क्या, फंक्शन क्या कहता है, जो मेरे पेट में आएगा उसको उल्टा कर दूंगा 1/x, तो 1/x का मतलब 1/y इज इक्वल टू y। तो यानी कि देखो यहां से भी fx इज इक्वल टू y आ गया मेरे भाई, जो हम लेकर के चल, दोनों साइड से हमने कर दिया, है ना, दोनों साइड से हमने कर दिया। तो मेरे भाई हम एक लाइन लिख दें, बस इतनी बकवास करने के बाद तो लाइन लिख दें, क्या लिखेंगे, कि y बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि किसके, कोडोमेन, ऐसे लिखिए। ये लाइन ध्यान से समझना, सभी y बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि कोडोमेन, ठीक है ना, सभी y के लिए आर स्टार, यानी कि डोमेन में, है ना, किसमें, डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब x मिलता है, ठीक है ना, कि सभी y के लिए, कोई भी y ले लो, आपको मैंने समझा दिया, इधर से कोई भी y ले लो, इधर की तरफ आपको x मिलेगा ही मिलेगा, पूर्व प्रतिबिंब मिलता है
तो हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है ना, मिलता है। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फंक्शन आर स्टार से आर स्टार के अंदर आच्छादक है। आच्छादक है, बात समझ में आई? हमने इसको पहले एक एक ही प्रूफ किया, फिर आच्छादक प्रूफ किया, तो हमने कह दिया ये एक एक ही तथा आच्छादक है। तो पहला हमने क्वेश्चन आई थिंक यहां तक डन कर दिया, यहां तक डन कर दिया। अब सुनो, अब उसने ये कहा है, इसको जरा वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेके छोड़ेगा, स्क्रीनशॉट हमेशा गलियों में खो जाते हैं, मतलब गैलरी में, है ना, फोन की गैलरी में रह जाते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता है। तो आप जरा वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है? देखिए, तो करना क्या है यहां के आगे बात कहा कि यदि प्रांत, यदि डोमेन जो है आपका वो आर स्टार से बदल के एन कर दिया जाए। एन क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होगा समुच्चय। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, दोबारा से मैं चीजों को लेकर के चलूंगा, ठीक है? ठीक है, देखिए तो कहां से रफ करूं? सारा ही रफ कर दूं, समझाता हुआ चलूंगा ना दोबारा से फिर, ठीक है? ठीक, तो अब जो क्वेश्चन के अंदर बात हुई है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर बात हुई है, वो बात ऐसी हो गई कि उसने डोमेन को ना यहाँ पर एन की जगह, इस आर स्टार की जगह उसने नेचुरल नंबर ले लिया। इट मीन्स इधर की तरफ आपको केवल जो सेट मिलेगा वो एन, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते मिलेगा। और इधर का जो सेट है वो अभी भी आर स्टार ही है, यानी कि आपके पास सारे नंबर्स आएंगे, माइनस वाले भी और दशमलव वाले भी और प्लस वाले भी। इससे ऊपर -3 -2 -1 या 0.5, फिर आगे जीरो तो आएगा ही नहीं क्योंकि आर स्टार में जीरो नहीं होता है ना, क्योंकि आर स्टार R माइनस जीरो के बराबर हमने लिया है। तो फिर आ जाएगा 1 आ गया, फिर आ गया सपोज कर लो 1.5 आ गया, 2 आ गया, 2.5 आ गया, 3 आ गया, ऐसे चलते चलते आपके पास में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। तो अब मेरी बात सुनो, क्या ये एक एक ही होगा? क्या ये एक एक ही होगा? क्या इधर का एक एलिमेंट उधर के एक ही एलिमेंट के साथ संपर्क रखेगा? उसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? एक एक ही करेंगे, एक एक ही, एक एक ही, इनके 1 1 के लिए, 1 1 के लिए, ठीक है ना, 1 1 के लिए हम लोग x1 वो सेम काम करेंगे, x2 लेकर के चलेंगे नेचुरल नंबर से, इस बार नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन से। और किस तरीके से लेके चलेंगे, है ना, कि f ऑफ x1 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे। देन आपको पता 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, क्योंकि जीरो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर तो टेंशन नहीं है। तो आपके पास में x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x2। तो यहां से लिख देंगे फलन जो है आपका एक एक ही तो है, एक एक ही है। लेकिन ऑन टू में बात करते हैं, देखो आच्छादक के लिए बात करते हैं, आच्छादक। और आच्छादक में देख लेंगे जरा, ठीक है? आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक के लिए मेरी बात सुनो, आप के लिए आप एक काम करो, इधर से कोई एलिमेंट उठा लो। जैसे मैंने 2 उठा लिया फ्रॉम द आर स्टार, मैंने 2 उठा लिया इधर से, ये वाला 2 एलिमेंट। तो अगर 2 इधर से मैं इधर देखूंगा तो इधर एक एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ऑन 2 है ना तो इस 2 का हमें पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलना चाहिए। देखते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, y ये ले लिया, ठीक है? तो हम जब यानी कि ये क्या है, ये हमारा y है जिसे हम y लेकर के चलते थे, यानी कि 2 इज इक्वल टू इसके कोरस्पोंडिंग हमें एक fx मिलना चाहिए, है ना? ये आपके पास में देखो, मान लेते हैं इधर की तरफ ये किसी x का प्रतिबिंब 2 है, ठीक है ना? आपके पास में ऐसे लिख सकते हैं कि माना x बिलोंग्स टू n के लिए fx जो है हमारा 2 है, जो कि मेंबर है आर स्टार का। बात समझ में आ रही बात, कि जो 2 है वो आर स्टार का मेंबर, वो रियल नंबर है ये। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। हमें x की वैल्यू निकालनी है। fx किसके इक्वल है भाई? 1/x इज इक्वल टू 2, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एंड अगर मैं x इज इक्वल टू देखो तो 1/2, इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5।
और 0.5 कभी भी n के अंदर नहीं मिलेगा। इसका मतलब 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसका इधर की तरफ कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। आपको 0.5 दिख रहा है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब 0.5 क्या हुआ, 0.5 कभी भी नहीं होगा नेचुरल नंबर्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें तो देखो फॉल्ट जब आपको नहीं दिखाना है ना कि आच्छादक नहीं, ये हमें दिख रहा कि आच्छादक नहीं है, तो हमने एक फॉल्ट पकड़ लिया, एक ही एग्जांपल काफी है इसको नहीं करने के लिए। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि आर स्टार के अवयव, ठीक है ना, अवयव 2 का n में कोई पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज, ये सब बातें मैंने इंट्रोडक्शन में की है, इमेज नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है। एक ही तो होगा, है ना, आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब उसने कहा पूर्वतः ये रहेगा, क्या परिणाम सत्य है, नहीं सत्य नहीं होंगे, इसमें एक ही तो हो जाएगा, एक ही तो हो जाएगा इस केस के अंदर। लेकिन मेरे भाई ये आपका ऑन्टो नहीं रहेगा, फिर क्या नहीं रहेगा, ऑन्टो नहीं रहेगा, ठीक है, ऑन्टो कतई भी नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट से नोट करो, है ना। आप एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर सपोज कर लो इधर से आप कोई और उठा लो, आपको सर अपने सहूलियत के लिए आपने 2 उठा लिया, तो चलो मैं तो भाई साहब माइनस का 1 ही उठा रहा हूँ, चलो। तो जब -1 उठाऊंगा तो f(x) की वैल्यू हम -1 उठा रहे हैं, सपोज कर लो f(x) की वैल्यू -1 है, तो f(x) का हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो f(x) का डेफिनेशन लगाएंगे, f(x) का डेफिनेशन है 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू देखो -1 आ गई। और x कहां से लेते हैं, x यहां से लेते हैं, क्या इसमें कोई नेगेटिव चीज मिलेगी क्या, वास्तविक संख्या में कोई ऋणात्मक चीज होती ही नहीं मेरे भाई, तो इसका मतलब ये -1 भी नहीं होगा, तो यानी कि इसका भी कोई पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं होगा, ठीक है ना। ये पता नहीं किसके भरोसे बैठे हैं इस केस के अंदर, तो ये ऑन टू नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पा रहा हूं, लेकिन अगर आपको बहुत ठीक ठाक 10-20% समझ में आ रहा है तो खुशनसीब समझिए अपने आप को, पढ़ के निकलिए, दिमाग लगा के निकलिए, कुछ समय बाद जब हम रिवीजन कराएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, इस चैप्टर से टीचर्स निकल जाते हैं कन्नी काट के कि इसको मैं बाद में कराऊंगा, और बाद में पेपर का प्रेशर होता है ना, पेपर का प्रेशर होता है और चैप्टर भी बड़ा ठीक ठाक सा होता है, तो फिर ये छूट ही जाता है। तो मेरा तो रूल है भाई, मैं तो उसको शुरुआत में ही करा देता हूँ, दिमाग खुलता है, बढ़िया दिमाग खुलता है इसके अंदर। तो बेटा चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ और नोट कर देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, अब हमारे पास में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसके वैसे 5 पार्ट हैं और मैंने आपके सामने एक पार्ट लिखा, नहीं कराऊंगा सारे, टेंशन नहीं लेनी है। तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक को करता जाता हूँ फटाफट, और देखो बहुत चीजें समझने की हैं इसमें, हम भी वही करना है कि फलन दिया गया है, उसकी डोमेन कोडोमेन का आइडिया दे दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक है, और हम लोगों को वही एक एक ही यानी कि 1/1 और आच्छादक देखना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो इस फंक्शन को पढ़े है कहाँ से कहाँ तक। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली हर एक का एरो डायग्राम नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा फील करने के लिए बना सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आ जाएगी। इसमें भी लिख सकते हो 6 7 8 नीचे तक, है ना। लेकिन वो कौन है जो लिख पाया है बेटा नेचुरल नंबर के सेट को, तो कोई लिख ही नहीं पाया, तो अनंत है ना। तो भाई हम लोगों को तो ये एक एक ही देखना है कि है नहीं, एक एक का उसी तरीके से प्रूफ करेंगे, देखेंगे नहीं है ना, या है नहीं, जैसे हमने मेथड पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं जब इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक एक के लिए बात करते हैं, एक एक के लिए, एक एक के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट्स टेक x1 एंड x2, हम 2 एलिमेंट लेते हैं n में से, और n कौन सा, क्योंकि x1 जो लेते हैं वो तो डोमेन से ही लेते हैं, तो हम लोग यहाँ डोमेन से ले लेंगे, यानी कि प्रांत, हिंदी में कहते हैं प्रांत के लिए हम ये लेके चलते हैं
कि इनकी जो प्रतिबिंब है x1 f ऑफ x2 वो बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहां आकर के बात बिगड़ जाती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, दो संख्याओं का स्क्वायर बराबर है, क्या संख्याएं बराबर होंगी क्या? कुछ कुछ कम पढ़ी लिखे, कुछ गणित की ऐसी तैसी करने वाले लोग कह देंगे यहां से कि x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि उनको चीजें क्लियर नहीं है, उनको चीजें क्लियर नहीं है। क्योंकि एक बात सुनो, एक बात सुनो, मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर बराबर होता -2 के स्क्वायर के। कोई मना कर देगा क्या? बताओ आप इस बात को। भाई 2 का स्क्वायर, क्या 2 इज इक्वल टू -2 होगा क्या? नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो 2 के स्क्वायर के, तो भी -2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 2 के। हाँ, 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाए तब ये सही है। मतलब ये है 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर बराबर होता है, 4 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर कहीं नेगेटिव नंबर्स वाली बात आती है तो ये बात फेल हो जाती है, ये बात फेल हो जाती है। इस केस में क्या होगा, x1 x2 क्या है, x1 x2 इस सेट से आने वाले दो नंबर हैं x1 एंड x2। और अगर ध्यान से देखोगे इस सेट के अंदर कहीं भी ऋणात्मक राशि नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव है तो फिर माइनस वाले सोचने की जरूरत नहीं है ना आपके पास में। तो फिर तो क्या होगा, देखो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस बात को चाहे नोट बना करके लिख लो ना, NOT नोट बना करके लिख लेना कि अगर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो और x1 x2 जो है दोनों ही नेचुरल नंबर हो, n में से आते हो, तो आप लिख देना x1 इज इक्वल टू x2 होता है, लिख देना, इस बात को नोट कर लो। लेकिन है ना, लेकिन अगर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो, और ध्यान रखें x1 x2 वो नेचुरल नंबर के अलावा किसी और सेट से आते हैं, सपोज पूर्णांकों से आते हैं, तब आप कहोगे x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। मेरे भाई समझ में आ रही बात? अगर पूर्णांकों में तो आपको मैंने बताया एग्जांपल कि 2 का स्क्वायर बराबर हो सकता है -2 का स्क्वायर, तो कहीं 2 इज इक्वल टू -2 होता है क्या? कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। तो जब नहीं होता तो नहीं होता, तो नहीं लेके चलेंगे फिर, है ना, इस वाले केस में। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपका रियल नंबर भी आ जाएगा, r भी आ जाए यहां पर रियल नंबर भी, तब भी ये बराबर नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे z, ये भी याद रखो, ठीक है ना, इतना। और एक बात और सुनो, एक बात और सुनो कि स्क्वायर नहीं, सम पावर कुछ भी हो जाए, सम पावर कुछ भी हो जाए, सम पावर कुछ का मतलब कि अगर आपका x1 का स्क्वायर x1 की घात 4 हो, x2 की घात भी 4 हो, तब भी x1 इज इक्वल टू x2 होगा। किस केस में? अगर ये दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। यहां पे 6 भी आ जाएगा तब भी, यहां पर आपका 8 भी आएगा तब भी, 100 भी आएगा तब भी, अगर सम संख्याएं हैं तो। लेकिन शर्त यह है दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, सॉरी दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्याएं, उनमें माइनस वाला कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से लिख देंगे, यहां से लिख देंगे दिस इंप्लाइज, है ना, तो लिख देंगे चूंकि x1 आपको पता ही ऊपर तो लिख ही दिया, चूंकि लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम तो नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं। तो लिख देंगे अतः फलन जो है एकैकी है, एकैकी यानी कि 1 1 है, ठीक है ना। फलन जो है आपका 1 1 है, ठीक है ना, फलन क्या है आपका 1 1 है। और अब हम देखेंगे आच्छादक है या नहीं है, ठीक है, 1 1 है। तो अब हम लोग देखेंगे आच्छादक है या नहीं है। आंसर शीट पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लें, अपनी अपनी चलाते जा रहे हैं, ठीक है। तो एकैकी तो हो गया, एकैकी तो ये है। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, यहां पे देखते हैं आच्छादक देखते हैं। अच्छा सुनो, क्या, देखो अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, क्योंकि जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर x की वैल्यू 1 भरते हैं
तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 का संबंध तो 1 से हो जाएगा। अगर हम F2 यानी कि 2 को देखते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, ये तो होगा, तो 2 का रिलेशन 4 से हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 से रिलेशन हो जाएगा। 4 का कहीं पे 16 मिलेगा, उसको रिलेशन हो जाएगा। 5 का 25 पे हो जाएगा। 6 का 26 पे कहीं हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 36 पे, 36 पे हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई कुछ बेचारे ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है ना, आप देखें कि अगर हम बात करें क्या टू किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होता है, नहीं होता। इसका मतलब इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं मिलेगा। ये 2, 3, 5, 6, 7 ये सब जो है बच जाएंगे, है ना, आपके पास में। तो आपको मैंने कहा था कि आच्छादक प्रूफ करने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। क्या तरीके होते हैं आच्छादक प्रूफ करने के, मतलब आच्छादक प्रूफ ना करने के तरीके भी होते हैं और आच्छादक प्रूफ करने के भी तरीके होते हैं। अगर हम ये कह दें कि रेंज जो है वो अगर कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, डोमेन के इक्वल आ जाती है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो आच्छादक हो जाता है, ओंटो है, ठीक है। लेकिन अगर रेंज जो है वो डजंट इक्वल, नहीं बराबर होती कोडोमेन के, तो फिर आच्छादक नहीं है, यानी कि ओंटो नहीं है। और इस केस में आप देखो, यहां देखें तो फलन, अगर हम बात करें फलन जो हमारे पास में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है का हम रेंज लिखें, यानी कि परिसर कहते हैं हिंदी में, परिसर यानी कि रेंज लिखें, वो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप देखो, 1, 4, सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1, 4, 9, 16, 25 ऐसी ही आएंगी। अब ये रेंज जो है, और लेकिन आपका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, वो तो n है, यानी कि रेंज जो है वो n के बराबर है ही नहीं, क्योंकि n क्या होता है, बेसिकली n क्या होता है, n होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलता रहेगा। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है जो इस पर नहीं है, इसका मतलब ये रेंज n के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः उसको मैं अतः यहां पे भी लिख सकते हैं, आप लिख दो अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक ये इतना लिख करके सब, भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके नंबर काट ले, इतना लिख करके काम चल जाएगा और समझ में भी आपको आ रहा होगा अच्छे से। लेकिन चाहो तो इसके अंदर एक लाइन और भी लिख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाने के मूड में हूं ना, इसलिए आपको थोड़ी अलग चीजें बता रहा हूं। वैसे इतना जितना मैंने करा है इससे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, बोर्ड में सवाल आता है इस तरीके का। यहाँ पे लिख लेंगे एक और कि कोडोमेन के सभी अवयवों के लिए डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। भाई समझ में आ रहा ना आपको, कैसे, अभी बताया तो था कि इधर की तरफ अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही, कि 2 जो है वो किसी का भी इधर से संपर्क नहीं रखेगा, क्योंकि 1 तो 1 से रखेगा, 2 4 से रखेगा, 3 9 से रखेगा ऐसे। तो ये जो बचे हैं 2 है, 3 है, ये 5 है, किसी से भी इधर की तरफ ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। इसका मतलब सभी अवयवों की, है ना, कोडोमेन के सभी अवयवों के डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, सभी के नहीं है, कुछ के हैं, और कुछ के किन किन के हैं, 1, 4 इनके हैं, है ना आपके पास में, तो ये आच्छादक नहीं है, ठीक है ना आपके पास में। तो इतनी बात आप लोग राइट करें, लिखें फटाफट। अब हम बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया है सिर्फ, और इस क्वेश्चन में उसने चेंज कर दिया है, जो सेकंड क्वेश्चन यहीं से बनता है इसका, द सेकंड क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि इस बार इसने डोमेन जो है वो पूर्णांकों को कह दिया,
और यहाँ भी पूर्णांक, है ना। जेड 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 क्या होता है, जेड क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। आपको पता है ना पूर्णांक कौन से, तो 0, -1 -2 -3, इधर भी चलता रहेगा, फिर इधर की तरफ 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। तो ये पूर्णांकों का सेट होता है। आपको पता है इधर वाले प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, धन पूर्णांक जो होते हैं, आपको पता है इन चीजों का। तो खैर चलिए, तो फिर इसकी जांच करनी है। देखो अब सुनो, मैंने तो लिखवाया था आपको। अब अगर मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग x1 x2 नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, हम लेंगे कोई भी पूर्णांक, और पूर्णांक तो माइनस में भी होते हैं, ठीक है। अब अगर x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है तो x1 = x2 होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं। अगर हम दो पूर्णांक लेके चलते हैं, सपोज कर लो मैंने 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर बराबर हो 3 का, अगर हम दोनों को 3 लेके चले तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो इसको -3 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया, इनके स्क्वायर तो बराबर है क्योंकि 9 = 9, लेकिन नंबर बराबर नहीं है ना। तो इस केस में ये कह सकते हैं हम लोग, अगर x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास क्या होता है, x1 ± x2 होगा। भाई क्या करते थे वहां पे, x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर अगर हम लेके चलते हैं, इधर से स्क्वायर हटाया, इधर की तरफ रूट लगाया, प्लस माइनस चिन्ह साथ में आएगा। द्विघात समीकरण में सीखा था x1 = +-x2 का स्क्वायर। तो यहां पर आप ये चीज लिखेंगे कि x1 होगा +-x2। इसका मतलब सीधा सीधा x1 कभी भी x1 x2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब फलन जो है एक ही नहीं होगा। आप फील ही नहीं कर पा रहे अभी, एक ही नहीं है। देखो डायग्राम से समझाता हूं, रुको डायग्राम से समझाता हूं। एक ही में क्या होता है, एक से एक संबंध रखता है ना। देखो ये तो ऊपर का काम था। इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे मैंने उधर से लिया -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसे ही चलते चलते, इधर भी -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 ऐसे चलते चलते चलते। अब मेरे भाई सुनो ध्यान से। अगर मैं इस -1 का संबंध देखूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f(x = x²), यही दे रखा ना, यही दिया है ना। तो fx अगर मैं -1 भरता हूं तो -1 का स्क्वायर = 1, तो -1 किससे संबंध रखेगा, 1 से संबंध रखेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं 1 रखता हूं तो फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय 1, ये भी 1 पे कनेक्ट हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा। और यहां पे अगर 4 होगा, देखो 2 भी 4 से कनेक्ट होगा और साथ ही साथ -2 भी 4 से कनेक्ट होगा। बात मेरी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है, दो लोगों की इमेज एक ही बन रही है, दो अलग अलग डोमेन के दो अलग अलग अवयवों की इमेज एक ही बन रही है। तो ये बिल्कुल कतई भी नहीं एक ही नहीं होगा, एक ही में तो एक से एक ही होता है। तो हम लोग फील कर पा रहे हैं इस बात को, हम इस बात को फील कर पा रहे हैं। चाहो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, क्या करो, उदाहरण भी दे दो याद रखने के लिए, उदाहरण भी दे दो। क्या कि अगर हम f(-1) देखें तो वो भी -1 का स्क्वायर = किसके आ जाएगा, 1 के। एंड अगर मैं 1 देखता हूं तो 1 का स्क्वायर वो भी आपका आ जाएगा 1 पे। यानी कि दो अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। तो आप इस चीज को यहां पे मेंशन करके अपने और अच्छे से कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो ये एक ही तो नहीं है भाई, एक ही तो नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब आच्छादक पे चलते हैं। अरे यार डायग्राम काहे में उठा देते हैं हम, आच्छादक पे चलते हैं। आच्छादक में हम रेंज देख लेते हैं, जैसे हमने देखा था ना, रेंज देख लेते हैं। रेंज अगर रेंज परिसर डोमेन के बराबर आ जाता है तो बात खत्म हो गई फिर, है ना। तो अगर रेंज हमारी, ठीक है ना, रेंज, तो आच्छादक के लिए अगर हम बात करें, आच्छादक
के लिए, यानी कि ऑन्टो के लिए बात करें, ऑन्टो में हम इसकी रेंज देखते हैं। रेंज का मतलब परिसर, और वो क्या है ध्यान देना, रेंज वही होगी जो पहले में लिखी थी। रेंज तो मेरे भाई वही होगी ना। देखो जैसे हमने शुरू करो -3 -2 डॉट 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 -1 0 फिर 1 2 3 ऐसे चलते चलते -3 -2 -1 0 है ना, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। तो देखो 1 इज कनेक्टेड टू 1 ऑल्सो इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर 2 4 से कनेक्ट हो जाएगा, एंड -2 इज ऑल्सो कनेक्टेड बाई दिस, है ना, फिर 3 9 से हो जाएगा, -3 भी 9 से हो जाएगा। तो रेंज वही बनेगी, रेंज बनेगी 1 4 1 4 9 देन 16 पूर्ण वर्ग संख्याएं, है ना। और आप देख सकते हैं कि रेंज वो कभी भी z के बराबर नहीं है, यानी कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन कितना है, कोडोमेन तो z है ना, ये तो बहुत बड़ा सेट है, इसका मतलब हम कह देंगे आच्छादक नहीं है। और जो लैंग्वेज अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी वो भी पेल देंगे इसमें, वो भी पेल देंगे, आच्छादक नहीं है, ना तो ये एकेकी होगा और ना ये आच्छादक होगा। ठीक है भाई, ओके। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करा, हमने क्या करा, इसको चेंज कर दिया, थर्ड क्वेश्चन कर दिया इसका ये कहीं, और यहां पर इस बार सेट बदल दिया है रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर। और मेरे भाई रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर सारा काम सेम चलता रहेगा, तो आप यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लेके चलेंगे रियल नंबर में से, और उसके बाद सेम प्रोसीड होगा, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स तो आते ही आते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर ये तो आते ही आते हैं, तो सारा काम वही चलेगा। और ऐसे ही आप लोग लिख देंगे चाहे तो, ठीक है ना। चाहो तो आप यहाँ पे 1/2 यूज कर लेना एग्जाम्पल में, क्योंकि 1/2 फ्रैक्शन वाली संख्या ले ली हमने, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, है ना। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है। इसमें भी 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए, तो यानी कि हमने -1/2 का और 1/2 का जो है 1/4 पे ही मैप कर रहा है, तो एक ही नहीं है, सेम लिख देंगे। और इसके अंदर भी आप देखेंगे रेंज यही बनेगी, लेकिन सेट जो है आर वो बहुत बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट यही है ना आपके पास में, रियल नंबर का सेट, तो हम लोग कह देंगे आच्छादक भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कहना इसके अंदर। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है ना। जरा फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और डायग्राम थोड़ा फील करा करो, सोचा करो इन चीजों को, इंट्रोडक्शन तो देखा ही होगा। चलिए, तो अब देखो, अब फंक्शन के अंदर क्या हुआ, अब फंक्शन के अंदर क्या हुआ, अब फंक्शन के अंदर क्या हुआ, फोर्थ पार्ट में क्या हुआ। फोर्थ पार्ट के अंदर कहा गया है कि f(x) इज ए फंक्शन जो कि x की क्यूब के बराबर है, और द्वारा प्रदत्त है, द्वारा मतलब दिया गया है, द्वारा प्रदत्त है, और इसका डोमेन कोडोमेन की जो बात है वो नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही है। तो एकेकी की जांच करनी है सबसे पहले। तो देखो, एकेकी के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एकेकी के लिए, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई, कि लेट्स टेक x1, x2 फ्रॉम सेट n, इस वाले से, यानी कि डोमेन से, ठीक है। और हम लोग ये लेके चलते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी कि x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, मैंने सम संख्याओं के लिए बताया था ना नियम ये, अगर कभी विषम संख्याओं के लिए हो जाए, किसके लिए हो जाए, विषम संख्याओं के लिए भी हो जाए, तो x1 इज इक्वल टू x2 हमेशा हो, कुछ भी कोई भी सेट आ जाएगा, यहां पर n हो, z हो, r हो, कोई भी सेट हो जाए, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर दो नंबर्स की क्यूब बराबर है, ध्यान रखना मेरी बात को, दो नंबर की घन बराबर हैं, चाहे वो नंबर कुछ भी हैं, वो हमेशा बराबर होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अगर नोट कर लो जाए, अगर किन्हीं दो संख्याओं के घन बराबर हैं, तो दो संख्या हमेशा बराबर होंगी, फील भी कर सकते हो आप, ठीक है ना।
क्योंकि अगर कहोगे बराबर नहीं लेके माने -1 की क्यूब 1 की क्यूब के बराबर होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि ये -1 होगी, ये 1 होगी, चेक कर लो, है ना। तो यहां से इंप्लाइज कर लेंगे x1 इज इक्वल टू x2, तो लिख देंगे अतः फलन एकेकी है, एकेकी है मेरे भाई। और अब आच्छादक के लिए अगर हम बात करें, आच्छादक के लिए अब ध्यान से सुना, आच्छादक देखना है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, फील कर लो इसको भी थोड़ा सा, ठीक है। क्या होंगी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास साफ दिख रहा। अगर आप देखो, अगर आप 1 को लिखो तो 1 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। अगर आप रखोगे 2 तो 2 की क्यूब कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। और अगर रखोगे आप 3 तो 3 की क्यूब आपके पास में 27। तो आप देख पा रहे हैं 1 इज कनेक्टेड टू 1, 2 is connected to 8 and 3 connected to 3 हाँ क्यूब है ना, 3 3 होते 27, कहीं ना कहीं 27 नीचे बनेगा। तो इधर की तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स बचे हैं ना, ये बचे हैं ना सारे, जो किसी का भी घन नहीं है ना। तो अगर आप इसकी रेंज लिख लें यहाँ पे, तो रेंज आएगी 1 8 27 ऐसी आएगी। और आप देख पा रहे हैं कि जो रेंज है वो बराबर नहीं है किसके? एन के। एन क्या है? कोडोमेन के। तो बस भाई, है ना, बस भाई लिख देंगे अतः एफ आच्छादक नहीं है, या वो लाइन लिख देंगे कि कोडोमेन के सभी अवयवों का डोमेन में प्री इमेज या डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है ना, नहीं है। अतः लैंग्वेज को समझो, हैंडराइटिंग को पे चक्कर में मत पड़ो। अतः आपको तो सुंदर लिखना है, मैं तो यार नीचे लिख रहा हूं तो थोड़ी बिगड़ जाती है आते थे। अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो इस केस में आपका फलन एकेकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एकेकी तो होगा परंतु आच्छादी नहीं होगा। लास्ट वन बचता है और लास्ट वन के अंदर इसी में थोड़ा सा फेरबदल उसने कर दिया है और उसने फंक्शन को कह दिया है कि ये रियल से रियल में चला गया, सॉरी जेड से जेड में। तो यहीं पे थोड़ा चेंज करा उसने, इसको जेड कर दिया, इसका नंबर बदल दिया 5 कर दिया, इसको भी जेड कर दिया। जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। और यहाँ पर हम जेड लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। और ये तो सब काम चलेगा आपके साथ, ये क्योंकि ये तो होगा, ठीक है, आपके पास में ये तो होगा, ठीक है, ये तो होगा। तो एकेकी तो ये होगा ही होगा, आप देख लो, ठीक है ना। मैंने कहा था कुछ भी सेट हो तो ये तो बराबर ही होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे जेड के अंदर, फिर ये आच्छादक देखना हमें, है ना। ये क्या आच्छादक होगा नहीं होगा? जेड के अंदर आच्छादक होगा या नहीं होगा? आच्छादक भी नहीं होगा फिर ये, क्योंकि आप देखो ना रेंज तो यही बनेगी, और लेकिन रेंज जो है वो होनी चाहिए फिर जेड, और जेड तो एक बड़ा सेट होता है। जेड में तो ये तो आती है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 -3। तो ये भी आप सीधी सीधी बात ऐसे ही कर देंगे इसको लिख करके। ओ बस भाई इतनी बात हो गई। चलिए जरा फटाफट पॉज कीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ। ठीक है बेटा, इसकी तरफ 3 की तरफ। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। और देखो, अगर जिस क्वेश्चन, देखो पढ़ लो, सिद्ध कीजिए कि f(x) एक फंक्शन है, और इसने लिखा फंक्शन जो f(x) है ये ऐसे एक ब्रैकेट में लिखा। ये ब्रैकेट कोई साधारण बड़ा ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। क्योंकि आपने फलन पढ़ा था 11th में, महत्तम पूर्णांक फलन, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करा दूंगा दोबारा से,
कि ये वाला ब्रैकेट उस फलन के लिए यूज होता है, एक महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन है और जो R से R के अंदर है, यानी कि वास्तविक संख्या ही डोमेन है, वास्तविक संख्या ही कोडोमेन है। दिखाना ना तो एकेकी है ना आच्छादक है। अच्छा, अगर ऐसा हो ना जिसमें ना प्रूव करना हो तो भैया फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, फिर तो एक फोल्ड पकड़ो, बस एग्जाम्पल से कर दो उसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर x1 x2 मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जाम्पल से आप इसको करोगे फिर। ठीक है, किससे करोगे? एग्जाम्पल से। भाई कहाँ गया डस्टर? हाँ, तो देखिए पहले समझिए ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। देखो अगर कभी ऐसा है इस ब्रैकेट के अंदर सपोज करो 2.1 आ गया, तो 2.1 की वैल्यू देगा ये 2। इससे कहता है कि जो ये होता है ना, ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, ये x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। सपोज कर लो मैंने 2.9 लिखा, तो व्हाट विल यू राइट? आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर जी, आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। मतलब इस नंबर से कम वाला पूर्णांक जो होगा वो हम यहां लिखेंगे। जैसे मैं लिखा 3.8 है तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, या 3.5 है उसकी वैल्यू भी 3 आएगी, या 3.1 है उसकी वैल्यू भी 3 आएगी। तो बड़ा आसान है दिखाना यार, बड़ा बड़ा आसान है, चौक घुस जाती है यार मुंह में बोलते बोलते। हल ठीक है, क्या करते हैं हम एकेकी के लिए देखते हैं। एकेकी के लिए अगर हम देखें, हम एक बात देख पा रहे हैं, अगर हम लोग 2.1 है ना लेकर के चलते हैं रियल नंबर में से, तथा एक नंबर और लेके चलता हूं मैं, सपोज करो 2.5 लेकर के चलता हूं रियल नंबर में से ही, दो नंबर अलग अलग लेके चला हूं, और हम देख पा रहे हैं कि fx इज इक्वल टू fx, यानी कि fx इज इक्वल टू किसके है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, है ना। तो अगर मैं f ऑफ 2.1 का मान निकालता हूं तो मुझे मिलता है 2.1, इसका मतलब मिल जाएगा 2। अगर मैं 2.5 का मान निकालता हूं, ये कहां से लेके चल रहे हैं हम लोग? डोमेन से लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना कहां से लेके चल रहे हैं? डोमेन से। तो हमें फिर आपके पास में 2.5, इसका मतलब वैल्यू मिलती है 2। मतलब क्या है? मतलब ये है, इधर से मैंने 2.1 लिया, 2.5 लिया, इन दोनों की वैल्यू कहां मिल रही है? 2 मिल रही है, देख लो ना। तो क्या ये एक ही होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कि f ऑफ 2.1 इज इक्वल टू f ऑफ 2.5 की वैल्यू है 2 है, अतः फलन एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आच्छादक की तरफ। आच्छादक नहीं प्रूव करने के लिए रेंज पे चले जाओ आप इसकी। रेंज आच्छादक क्या होगा? आच्छादक जो आएगा, आच्छादक में जो आएगा, आप देखो रेंज, अगर देखोगे इसकी, क्या देखोगे? रेंज, है ना। रेंज तो इसकी इंटीजर आ जाएगी ना। रेंज क्या आ जाएगी आपके पास में? रेंज क्या आएगी? आप देखो ना भाई, इस फंक्शन में आप देखो, इधर r से ना, इधर r से कुछ भी वैल्यू रखोगे आप, मान के चलो 1.5 रखा आपने, तो 1.5 किस पे मैप करेगा? 1 पे करेगा, है ना। आप 1.5 का वैल्यू निकालोगे तो 1 ही तो आएगा। या सपोज कर लो आपने 9.1 रखा, तो 9.1 का वैल्यू कितना आएगा? 9.1 का वैल्यू इससे छोटा पूर्णांक 9 आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये 9 पे चला जाएगा। इधर की तरफ तो दशमलव वाला कोई आएगा ही नहीं रेंज के अंदर, है ना। तो रेंज जो होगी वो पूर्णांकों के बराबर होगी। क्या होगी? पूर्णांकों के बराबर होगी। और एक बात सुनो, पूर्णांक कभी वास्तविक संख्याओं के बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, तो ध्यान रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज जो है वो r के बराबर है ही नहीं, क्योंकि रेंज तो पूर्णांकों के बराबर है ना। पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। तो मेरे भाई हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। उठाओ पटको जाओ। चलिए अब चले आगे की तरफ। आगे भी कुछ करना था? नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की, है ना। तो वीडियो पॉज नहीं करेंगे, बस यहीं से करेंगे काम। तो मैं रफ कर रहा हूँ। 4 के अंदर क्वेश्चन ऐसा ही है, इन्होंने इस बार बदल दिया है और यही काम करना है सेम, लेकिन फलन बदल दिया गया है। इस बार मॉडुलस फंक्शन आ गया। कौन सा आ गया? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब यहाँ पर मोड ऑफ एक्स आ जाएगा केवल,
बाकी सब सेम है। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसकी खास बात क्या होती है भाई, आपको पता ना कि अगर मैं -1 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, या फिर आप यहाँ 3 रखो तो 3 आ जाएगा, और -3 रखो तो ये भी 3 आ जाएगा। तो आपको पता पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी सारी सारी। ये क्या करता है, मापांक धनात्मक संख्याएं आपको मिलती हैं। तो देखो अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इसको भी हमें सबसे पहले एक एक ही नहीं दिखाना है, तो हल करना है। अगर आप देखोगे अगर मैं -1,1 लेके चलता हूं आर में से, ठीक है ना, आर में से, या कोई और नंबर ले लो, कोई और नंबर ले लो मेरे भाई, ठीक है ना, कोई और का मतलब है कि कभी आप सोचे पूर्णांक ही लेके चल रहे हैं, दशमलव वाले ले लो, मान के लो माइनस का 0.5 0.5 लेकर के चलता हूं आर में से, आर मतलब डोमेन में से, हम क्या देख पाते हैं, 0.5 को अगर हम देखें माइनस का, तो मोड ऑफ 0.5 दैट इज प्लस का 0.5। ऐसे ही आप 0.5 की वैल्यू निकालेंगे प्लस वाले की, तो वो भी 0.5 इज इक्वल टू 0.5। तो आप देख पा रहे हैं दो डिफरेंट वैल्यूज का, 0.5 माइनस वाला, 0.5 प्लस वाला, इन दोनों का इमेज जो है 0.5 ही मिल रहा है ना, दोनों एक पे ही मैप कर रहे हैं, तो एक ही नहीं है। 0.5 माइनस वाला और 0.5 प्लस वाला, इनकी जो वैल्यू है वो 0.5 मिल रही है, तो इसका मतलब एक ही तो नहीं है, एक ही नहीं है। हो गया मेरे भाई, एक ही ये नहीं है, ठीक है जी। आच्छादक के लिए भी प्रूफ कर देंगे, आच्छादक के लिए भी वही काम कर लेंगे हम लोग, रेंज है ना, आच्छादक के लिए हम लोग देख लेंगे रेंज क्या है। अब देखो आच्छादक के लिए जो रेंज आएगी, अब अगर ध्यान दोगे इधर की तरफ तो आर है ना, उधर की तरफ भी आर है, आर में तो सब आते हैं, माइनस वाले भी प्लस वाले भी, लेकिन ये जो मोड है ये क्या देता है, ये तो धनात्मक पॉजिटिव वास्तविक संख्या देता है, नहीं देता है ना। तो रेंज जो आएगी वो आएगी आपके पास में धनात्मक, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और अगर सभी वास्तविक संख्या धनात्मक, तो माइनस वाली कहां जाएंगे, इसका मतलब रेंज जो है वो आर यानी कि कोडोमेन के बराबर होगी ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर छुप जाएंगे ना इसमें, -1 -2 -3 ये भी तो होंगे, क्योंकि ये क्या करता है, तो प्लस बना देता है, तो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो प्लस वाली क्वांटिटीज पे ही मैप करेंगे जाकर के, है ना, इधर की तरफ, है ना। तो ये तो हो गया, यहां लिख देंगे आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं, चाहे तो एक लाइन और लिख दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे एक आध, ठीक है ना, क्या दे दोगे यहां पे कि कोडोमेन के, मान के चलो मैं कोडोमेन से, या फिर एक काम कर लो ना, सपोज कर लो -2 लेके चलता हूं मैं कोडोमेन से, -2 आर में से लेके चलता हूं कोडोमेन में से, -2 के लिए आर डोमेन में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, ये लिख सकते हैं, अतः फलन आच्छादक नहीं है। भाई समझ रहे हो ना, आप इधर की तरफ लोगे ना, -2 लोगे तो -2 तो किसी का भी मोड नहीं होता, आप किसी भी क्वांटिटी का मोड लोगे तो -2 का भी आएगा क्या, यहाँ कुछ भी रखोगे तो प्लस वाला आता, -2 का भी आएगा ही नहीं, तो इसलिए आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 4 था, अब चलते हैं 5 की तरफ। जरा फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके जरा नोट कर लें, है ना, देखो मेरे चौक में कैसे हाथ पैर हो गए हैं, लेकिन मुझे बढ़िया लगता है ऐसे, ठीक है। चलिए भाई काम करना तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके पास में, अब पानी जरा पी लें यार।
चले बेटा, पानी पी लिया भाई। यार रफ करके नोट ही कर देते, बढ़िया लगता। देखो पांचवें क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें तो आपने 11th में एक फंक्शन पढ़ा था चिन्ह फलन, जिसको सिगमन फंक्शन कहते हैं, है ना, सिगमन फंक्शन कहते हैं। तो उसी के बारे में बात करनी है। बहुत सरल है क्वेश्चन। उसने कहा है 5th क्वेश्चन के अंदर कि एक फंक्शन है जो कि R से R में डिफाइंड है, R टू R में डिफाइंड है, R टू R में, और उसकी डेफिनेशन जो है ब्रेक हो रही है। और किस तरीके से? वो ये कहता है अगर यदि x का मान हम लोग 0 से बढ़ा लेते हैं तो वैल्यू 1 मिलती है, और यदि x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें 0 मिलता है, और यदि x की वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं तो -1 मिलती है। तो मेरे भाई इसको हमें दिखाना है कि ना तो ये एकैकी है और न ही ये आच्छादक है। सीधी बात है। देखो एकैकी के लिए, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए मेरे भाई बात सुनो, अगर मैं, क्योंकि रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर उठाता हूं, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम, इसमें दो केस बना लेते हैं, क्योंकि दो बातें हैं ना। केस फर्स्ट की बात करते हैं, और जिसमें हम लोग बात करेंगे जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो सुनो मेरी बात, अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हो तो वैल्यू 1 मिलती है हमेशा। मान के चलो मैंने एक तो 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, रियल नंबर डोमेन में से, किसमें से? डोमेन में से। अब मेरे भाई बात सुनो, f2 का मान बताइए मुझे कितना मिलेगा। f2 का मान, 2 का मान जब x का मान 0 से बड़ा होता है, आप देखो ना, दिस इज 0, 0 से बड़ी वैल्यू कभी भी जाएगी तो fx की वैल्यू इस केस में हमेशा 1 रहेगी। इधर की तरफ कहीं भी जाओगे 0 से बड़ी में तो वैल्यू 1 रहेगी, इधर जाओगे कहीं भी तो fx की वैल्यू -1 रहेगी। ठीक है ना, यही तो है डेफिनेशन। हाँ, तो अगर मैं 2 लूंगा, 2 तो कहीं इधर 1 2 पड़ेगी, तो 2 पे तो वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 रहेगी। f3 निकालू मैं, यहाँ पे कहीं 3 भी मिलेगा, तो 3 पे भी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो सेम है, 1 है, यानी कि 2 2 3 एक नंबर 1 पे ही मैप कर रहे हैं। अतः फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। अब चाहे तो केस 2 भी दिखा दो, उसमें केस 2 के अंदर हम लोग जब x की वैल्यू छोटी ले लेंगे 0 से, तो कोई दो वैल्यू लो छोटी, इधर वाली वैल्यू ले लो, जैसे -1 ले ली, -1 कॉमन माइनस के 3 ले लिया बिल, और ये कहाँ से लिया मैंने? R डोमेन में से ले लिया। और आप देख पाएंगे कि f(-1) की वैल्यू भी -1 आएगी और f(-3) की वैल्यू भी -1 आएगी। इधर की तरफ कहीं भी जाओगे, -1 -2 -3, तो आप क्या पाओगे? वैल्यू -1 पाओगे। तो आप ध्यान रहे, तो -1 हो गया। तो इस केस में भी आप कह देंगे कि हमारे पास f(-1) की जो वैल्यू है और f(-2) की जो वैल्यू है वो -1 है, सॉरी -3 की वैल्यू जो है। तो इस केस में भी एकैकी नहीं है ना। जब ये यहाँ एकैकी नहीं है तो फिर कहाँ होगा? छोड़ो। तो फाइनली हम कह देंगे एकैकी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी हम लोग किसकी? आच्छादक देखते हैं। और आच्छादक अगर प्रूफ नहीं देखना है तो सीधी बात है, सबसे पहले आप रेंज देख लो। एंड रेंज इज व्हाट? एक्स की वैल्यू देखो, आप ध्यान दो, जब आप रेंज लिख रहे हो तो ध्यान दो, आप एक्स की वैल्यू 0 से इधर की तरफ कुछ भी लो, 0 से पीछे की तरफ कुछ भी लो, पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ भी लो, नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी लो, इधर तो वैल्यू एफ एक्स की हमेशा -1 मिलती है, इधर वैल्यू हमेशा कुछ भी वैल्यू लेंगे 1 लिखती है। तो रेंज में दो ही चीजें आ रही हैं, यहाँ पे 0 मिलती है, एफ एक्स की वैल्यू 0, तो तीन ही चीज आ रही है, -1 0 और 1, बाकी आ ही नहीं रहा, बाकी और कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा है। अब आप देखो, जो रेंज है वो बराबर नहीं है आर के, रियल नंबर के, है ना, यानी कि डोमेन के, कोडोमेन के, है ना। अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और 6 आप अपने आप से कर लेना भाई।
6 आप अपने आप से कर लेना, बहुत आसान है। इसमें एक फंक्शन का एक सेट कहा है ए, एक सेट कहा है बी, एंड इट इज़ 1 2 एंड 3, फिर है 4 5 6 एंड 7, एंड अ फंक्शन इज गिवन 1 4 एंड 2 5 एंड 3 6। इसको देखना है कि क्या ये फलन एक ही है। 1 4 2 5 3 6, यस यस, एक ही है, लेकिन आच्छादक नहीं है क्योंकि आच्छादक 7 इधर बच गया है। चलो ठीक है, अब आप सुनो मेरी बात, अब आप सुनो मेरी बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में से बताइए कि फलन एक ही आच्छादक या एक आच्छादी है अथवा नहीं है, चेक करना है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज गिवन एज 3 - 4x, 3 - 4x द्वारा परिभाषित है, और कहां से कहां तक है परिभाषित। f जो है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के अंदर ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस चीज पे बहुत ध्यान से देखना कि ये r से r पर है, ये r आपको समझ आना चाहिए क्या होता है। तो मेरे भाई सुनो, सबसे पहले एक की प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं एक के लिए डेफिनेशन देखें। देखो अगर कहते हैं नहीं है प्रूफ करो, फिर तो हम फॉल्ट ढूंढते हैं कि यार कोई ऐसा एग्जाम्पल देख लें जो हमारी बात मतलब नहीं सिद्ध कर दे। लेकिन अगर चेक ही करना है तो फिर भाई देखना पड़ेगा, फिर हर तरीके से देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक ही देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, एक ही। तो हम लोग क्या करते हैं कि x1 एंड x2 माना x1, x2 दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं R में से, इस वाले R में से, यानी कि डोमेन में से, ठीक है। और इनके लिए मतलब जो लिए हमने, इनके लिए हम ये लेके चलते हैं कि f(x1) = f(x2) लेके चलते हैं। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन 3 - 4x, 3 - 4x = 3 - 4x 1 2, है ना। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x1 = -4x2। तो सॉल्व करेंगे, -4 से 4, तो x1 = x2। तो इट इज क्लियर, ये क्लियर है कि फलन एकेकी है, ये तो क्लियर है, एकेकी है। आच्छादक के लिए देखते हैं आप, आच्छादक के लिए फिर से वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। आच्छादक के लिए हमें देखना क्या है, बेसिकली हमें देखना है कि क्या इधर की तरफ से हम एक y एलिमेंट उठाते हैं, क्या ये y एलिमेंट इधर की तरफ ऑक्यूपाइड है, क्या इसका पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलता है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हम y का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। देखो तो हम लेके चलते हैं कि माना एक अवयव लेके चलते हैं y, कहां से, R में से, यानी कि कोडोमेन में से, और किस तरीके से कि y जो है वो x का इमेज है, इधर की तरफ x मिलेगा, तो ये x का ही तो fx होता है यहाँ पर, fx है ना, इसी को हम y कह लेते हैं। तो अगर y = fx है तो x की वैल्यू आप रखो इसके अंदर कि 3 - 4x, इसको धर ले आओ, तो 4x = 3 - y, एंड x की वैल्यू हो जाएगी 3 - y/4। इस पे ध्यान दो, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये फंक्शन डिफाइन करते हैं fx इधर से इधर, तो हमें इस y के लिए हमें x मिलता है 3 - y/4। अब इस पे ध्यान देना, इस पे आपको इस पे ध्यान दो फील करने के लिए। अब मेरी बात सुनो, y का आप कुछ भी मान रखें, बिकॉज ये क्या है, रियल नंबर का सेट है, ये वाला ये रियल है। कोई भी नंबर उठाओगे आप, कोई भी आपको कुछ भी उठा लो, मान लिया 4 उठा लिया आपने, तो x - 3 - 4/4, x = -1/4, यानी कि x = -25, है ना, 0.25, है ना, 0.25। तो मेरे भाई ये क्या है, ये तो वास्तविक संख्या ही है, ये तो
या नहीं है वास्तविक संख्या। तो जब वास्तविक संख्या कुछ भी आप y का कुछ भी मान इधर से उठाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इधर की तरफ एक x मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कभी भी इस मशीन से, यानी कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है इस मशीन से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें x का मान ना मिले। x का मान मिलेगा, वास्तविक मान मिलेगा, हर एक y का कुछ भी मान उठाओगे, इसका मतलब आच्छादक है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर एक बार और पुनः चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स लेके चलिएगा, ऊपर लिख लेते हैं यहां से, ठीक है ना, कि एफ एक्स इज इक्वल टू आप लेके चलिएगा, आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, हमारा फंक्शन क्या कहता है 3 माइनस के 4x है। अगर मैं x की वैल्यू ये वाली रखूं तो क्या मुझे y मिल जाएगा क्या? अगर x की वैल्यू रखूं तो क्या y मिल जाएगा क्या, देख लेते हैं। 3 माइनस के y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4 से 4 कटेगा, 3 माइनस 3 प्लस वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कटा, वाई आ गया एफ। तो यानी कि कहने की बात एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप एक बात कह सकते हैं, जो बात मैंने यहाँ फील कराई है आपको उसको लिख देंगे कि y बिलोंग्स टू R और डोमेन के लिए डोमेन में के लिए x बिलोंग्स टू डोमेन, या फिर ऐसे लिख लो के लिए डोमेन में x मिलता है, यहाँ लिख देंगे सभी, एक सब लिख देंगे यहाँ, सभी y बिलोंग्स टू, सभी का मतलब कुछ भी y का मान कुछ भी रखोगे, सभी y बिलोंग्स टू R, यानी कि y अगर हम R में से लेके चलते हैं के लिए डोमेन में x मिलता है, हमें x मिल ही रहा है, कुछ भी रखो मान, कुछ भी रखो मिलेगा, मिलता है, जो y का पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन आच्छादक है। उठाओ पटको करो, ठीक है मेरे भाई। चलिए नोट करिए जरा फटाफट। अब चलते हैं इन द क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे बेटा, तो इस बार फंक्शन डिफाइन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रियल नंबर से। अब देखो मेरे भाई, देखो एकाकी के लिए वही करेंगे हम काम जो हमने करते आए हैं एकाकी के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले वाला फंक्शन एकाकी आच्छादक दोनों है ना, 1 1 ऑन टू दोनों है ना, हाँ एकाकी आच्छादक है। फर्स्ट पार्ट देखते भी रहना, कई बार मिस्टेक हो सकती है ना फ्लो में। तो हम लोग x1 एंड x2 दो एलिमेंट लेकर चलते हैं R में से, विच इज डोमेन के एलिमेंट है ये, और ये लेके चलते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं के लिए तो यानी कि 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, दैट इज x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। अब मैंने कहा कि देखो अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट होता, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में कहा, अगर यहाँ फंक्शन n2n होता है, यानी कि सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, इधर भी 1 2 3, तो फिर हम यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 लिख देते। लेकिन रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और अगर नेगेटिव नंबर आए तो उसका मतलब -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, मतलब इनके स्क्वायर तो सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं है। तो इस केस में हम कह देंगे कि x1 जो है वो प्लस माइनस x2 के बराबर होगा, यानी कि हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो ये हो गया फलन आपका एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं है ना। आच्छादक पे चलते हैं, ठीक है, आच्छादक पे देखते हैं। आच्छादक को देख लेंगे, थोड़ा फील करो, अगर आपको फॉल्ट मिल गया ना, फील करो। तो एफ एक्स हमारा जो है बेसिकली वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखें। अब मैं x की वैल्यू अगर कुछ भी रखता हूं, जैसे मान के चलो मैंने 1 रखी, तो मेरे को मिलेगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर मैं रखूं -1,
तो मेरे को मिलेगी 1 + -1 का स्क्वायर, तब भी मेरे को 2 मिलेगी। मतलब ये तो एक एक ही वाला हो गया, एक एक ही है नहीं है तो, है ना। हमें तो आच्छादक देखना है। हाँ इससे देखेगा तो आच्छादक में आप रेंज देखें, आप क्या देखें, रेंज। आच्छादक में जो आएगा सबसे पहले हम देखेंगे रेंज क्या होगी, परिसर क्या होगा। अब मेरे भाई सुनो, फंक्शन है f(x) = 1 + x²। अब मेरे बात सुनो, अगर हम x की वैल्यू कुछ भी भरेंगे तो ये चीज तो हमेशा 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव मिलेगी ना। f(x) तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। भाई मेरी बात सुनो ना, 1 + x², x का मान कुछ भी भरो आप। देखो रियल नंबर के सेट के अंदर आपको सारे नंबर्स मिलते हैं, नेगेटिव भी, माइनस वाले भी मिलते हैं, प्लस वाले भी मिलते हैं और दशमलव वाले भी मिलते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -3, -2, -1, 0, फिर 0.5 भी आएगा, पॉइंट वाले भी आएंगे, है ना। सारे तो लिख नहीं पाऊंगा, 1 आ गया, फिर जैसे 1.5 आ गया, इस तरीके से सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब आकर ध्यान दो, मान के चलो मैं -3 का निकालना चाहता हूँ, वैल्यू कितना निकलेगा। इधर की तरफ भी -3 होगा, -2 होगा, -1, 0 एंड 0.5, है ना। ऐसे ही फिर 1, फिर 1.5, फिर आप ऐसे ही आता चला जाएगा नीचे की तरफ। अब जब हम 3 को सॉल्व करेंगे, देखो f(-3) निकालो, इसका मतलब है कि 1 + -3 का स्क्वायर, ये तो डेफिनेशन है। इसका मतलब 1 + 9 = 10, तो यानी कि 10 कहीं ना कहीं, -3 नीचे की तरफ 10 कहीं मिल जाएगा। -2 का रखेंगे तो f-2 निकालेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 1 + -2 का स्क्वायर = आई थिंक 5 आ जाएगा। तो -2 भी कहीं ना कहीं 5 पे मैप कर जाएगा, इधर कहीं ना मिल जाएगा। ठीक है, आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जितने भी सारे एलिमेंट्स हो गए, देखो आप इसको करो 1 को, तो 1 1 पे मैप कर जाएगा, 1 + 1 2 पे मैप कर जाएगा, है ना। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना ये, ठीक है ना, ऋणात्मक वाली संख्या है ना, वो किसी का भी, ठीक है ना, वो किसी का भी इनका पूर्व प्रतिबिंब आपको इधर में नहीं मिलेगा। -2 किसी की वैल्यू आ सकती है क्या, या फिर माइनस वाली कोई संख्या आ सकती है, नहीं आ सकती। तो जो रेंज होगी इसकी, जो इसकी रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है जी। और धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जब समुच्चय होगा, इसका मतलब है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के तो इक्वल होगी ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन है क्या, बेसिकली वो आर है ना, आर है, उसके बराबर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन आच्छादक भी नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। ये काम करना था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप लोग वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये डायग्राम रफ में बना रहा हूँ फील करने के लिए, इसको आप फेयर कॉपी में जैसा करना चाहो कर लो, कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अभी बच रहे हैं इसमें भाई साहब, 5 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नहीं यार कहाँ वापस चला गया हूँ, 8। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं और सिद्ध कीजिए कि एक फंक्शन कहा है इन्होंने, आप लोग एनसीईआरटी किताबों ने पास रखे हैं कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई कर्मित युग्म ए बी आता है तो ये उसको उल्टा कर देता है, बी ए बना देता है। तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एक एकी अच्छादी है। देखो उसने कहा एक एकी अच्छादी, एक एकी अच्छादी, इसका मतलब है फलन एक एकी भी है, 1 1 भी है
और ऑन टू भी है, और अगर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसका एक कॉमन नाम होता है, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। तो ध्यान रखना है, बाइजेक्टिव भी हम इसको कह देते हैं। फंक्शन इज बाइजेक्टिव करना है। तो चलिए भाई, तो एकेकी के लिए काम करते हैं पहले। अब मेरी बात सुनो, एकेकी के लिए हम लोग दो डिफरेंट एलिमेंट सपोज कर लो, ए और बी, साथ में सी और डी, दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं। ए क्रॉस ए में से, ए क्रॉस बी में से, यानी कि डोमेन में से। जैसे वहां पे क्या लेके चलते थे? x1 x2, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं? कर्मित युग्म के तरीके से होंगे, क्योंकि भाई साहब जब डोमेन ही इसका कार्तीय गुणनफल है, कार्तीय गुणनफल के अंदर तो एलिमेंट कर्मित युग्म जैसे ही आते हैं ना, तो ये लेके चलेंगे। अब सुनो ध्यान से, हम ये लेके चलते हैं कि एफ ऑफ ए बी जो है वो बराबर है एफ ऑफ सी डी के लिए। अब ध्यान से देखना, डेफिनेशन लगाओ। एफ ऑफ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी कोमा ए। एफ ऑफ सी डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी कोमा सी। और दो कर्मित युग्म कब बराबर होते हैं? क्लास 11th के हिसाब से, जब उनके प्रथम घटक के बी बराबर डी हो जाएगा तथा ए बराबर सी हो जाएगा। अब सुनो, जब बी बराबर ए बराबर सी है, बी बराबर डी है, तो इसका मतलब क्या है कि ए कोमा बी बराबर होगा सी कोमा डी के। भाई जब ए बराबर सी है, ए बराबर सी है, बी बराबर डी है, तो दोनों बराबर होंगे। और यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो फलन एक एक ही हो गया। फलन एक एक ही है। इसको इंपॉर्टेंट मान लेना, एक बार परीक्षा में आया था ये, पता नहीं कौन से साल आया था, लेकिन आया था ये एक एक ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आच्छादक की। किसकी बात करते हैं? आच्छादक की। ठीक है, आच्छादक, ये बहुत आच्छादक भी है, ये दिख रहा है सामने, आच्छादक है ना। आच्छादक के लिए क्या करना है? देखिए, अगर हम देखें इधर का जो सेट है वो ए क्रॉस बी है, और इधर का सेट जो है वो बी क्रॉस ए है। अगर मैं इधर की तरफ ए बी कुछ लेके चलता हूं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इधर बी ए मिलेगा। ठीक है, इधर की तरफ मैं सी डी लेकर के चलता हूं, तो मेरे को इधर डी ए मिलेगा। और इधर की तरफ अगर मैं मान लीजिए ई एफ लेके चलता हूं, तो इधर की तरफ मुझे एफ ई मिलेगा। फलन की डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है ना। तो देखो, ए क्रॉस बी के अवयव जो होंगे और बी क्रॉस ए के जो अवयव होंगे इसी टाइप के, तो हमको इधर की तरफ आप सोच के देखो, कोई ऐसा अवयव आएगा जो 10 से संबंध नहीं रखेगा। मान के चलो आप कहोगे सर जी मैं ले रहा यू वी कोमा यू लिख रहा हूं मैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीछे मिल जाएगा आपको यू कोमा वी। भाई क्या है, उल्टा ही तो हो रहा है, रिवर्स ही तो हो रहा है। तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, एक बार मैं थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा लूं। ठीक है ना। तो ऑन टू को प्रूव करने के लिए, ठीक है, हाँ, तो ऐसे लिख लेंगे इसमें थोड़ा सा, कि मान के चलो कि माना हमने क्या करा, एक u कोमा v हम लेके चलते हैं बी क्रॉस ए में से, यानी कि को डोमेन में से ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है नहीं, u कोमा के लिए हमें u कोमा v का प्रूफ प्रतिबिंब v कोमा u ए क्रॉस बी यानी कि डोमेन में प्राप्त होता है। अर्थात ये लैंग्वेज लेना, अर्थात कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब मिलता है। अतः
फलन आच्छादक है। ठीक है, उठाइए, ठीक है ना, करिए भाई। ओके, अब एक सबसे प्यारा क्वेश्चन आएगा सामने हमारे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, 8वां। तो 8वें में तो प्रूफ ही करना था ना। हाँ, तो यानी कि ये क्या हो गया, अतः फलन एकैकी आच्छादी है, यानी कि बाइजेक्टिव है। ठीक है, आपके पास में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जरा इसको आप फटाफट नोट करिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है, चलिए नहीं, मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया गया है इन्होंने, है ना। मान लीजिए, फंक्शन लिख दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए, वीडियो को पॉज कर दूँगा, टाइम बहुत कंज्यूम होता है नहीं तो फिर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 के अंदर हमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक फंक्शन है, और मान लीजिए कि सभी एन यानी कि एक्स ना लेकर के इस बार एन लिया है। तो घबराना नहीं है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक्स बिलोंग्स टू एन भी हो सकता था, यहाँ हर जगह एक्स बटे 2+1 भी हो सकता था। तो यहाँ पर एन की जगह हमने, सॉरी, एक्स की जगह एन इस्तेमाल किया गया है, और दिखाना कि ये फलन एकैकी आच्छादी है, यानी कि एकैकी भी है और आच्छादी भी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन 2 हैं, तो हम लोग दोनों केसेस में बात करेंगे। और सबसे पहले हम एकैकी देखेंगे, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो अगर हम लोग सपोज कर लो n1 एंड n2, सबसे पहले हम लेते हैं, यदि n1 और n2 लेके चल रहे हैं हम n में से, यानी कि डोमेन में से, और इस केस में मैं दोनों यानी कि n1 n2 दोनों मैं विषम लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? विषम। और ये लेके चलता हूँ कि f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 है, यानी कि n1 + 1/2, क्योंकि आपको पता है अगर विषम है तो फलन की परिभाषा ये काम में आएगी। इसका मतलब है n2 + 1/2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 + 1 इज इक्वल टू n2 + 1, दैट इज n1 इज इक्वल टू n2। इस केस में तो एक ही बन गया ये। अब लेके चलो केस 1, इसको कह लो केस 1। अब केस सेकंड लेके चलता है। केस सेकंड के अंदर अगर n1 n2 मैं लेके, इस बार n1 n2 ना लो, कुछ और ले लो। सपोज कर लो हमने ले लिया n3 n4 ले लो, है ना। और कहाँ से ले लो n में से, यानी कि डोमेन में से ही अलग ले लिए मैंने। और दोनों जो n3 और n4 हैं ये दोनों सम ले लिए, दोनों सम है, क्योंकि सम में डेफिनेशन बदल जा रही है। तो यानी कि f ऑफ n3 इज इक्वल टू f ऑफ n4 का मतलब हो जाएगा n3/2 इज इक्वल टू n4/2। 2 से 2 कटेगा तो n3 इज इक्वल टू n4। इस केस में भी फलन एक ही हो गया। यार इसको फील करो पहले यार, मतलब कर तो दिया हमने, यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः फलन एक ही है, लेकिन फील करते हैं एक ही है, फील करते हैं। फील का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। देखो अगर हम लोग, डेफिनेशन 2 अलग अलग है कि अगर हम n का मान विषम लेते हैं तो फलन ये काम में आएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं 1 लूंगा तो f1 की वैल्यू निकालूंगा तो डेफिनेशन काम में आएगी ये 1 + 1/2। इसका मतलब हो जाएगा 2/2, दैट इज 1, यानी कि 1 मैप कर जाएगा 1 पर। ठीक है। अगर मैं f3 ले लूं, f3 का मतलब है सब विषम संख्या ले रहा हूं ना मैं, तो देखो 3 + 1/2
ठीक है ना, 3+1/2, इसका मतलब हो गया 4/2, यानी कि आ जाएगा 2। इसका मतलब 3 जो है किस पे मैप कर जाएगा, किस पे मैप कर जाएगा, 2 पर मैप कर जाएगा। 3 जो है वो 2 पर मैप कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, आपके पास में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 को देखें, मान के चलो F5 निकालें, F5 किसका आ जाएगा, 5+1/2, दैट इज 6/2, मतलब 3 आ जाएगा। तो जो हम 5 को देखेंगे तो 5 चला जाएगा, 3 पे मैप कर जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अगर सम, हम सम ले लें, जैसे मान के चलो इस बार हम सम ले रहे हैं, है ना, सम के लिए देखते हैं। मान के चलो n की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं, तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F की 2 की वैल्यू, तो 2/2 ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, आपके पास में क्या आ जाएगी भैया, अगर सम संख्या लेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये एक एक ही तो नहीं हो रहा है यार, इसका मतलब एक बार देख लें यार, है ना, थोड़ा सा। 9th के अंदर 11वां, 9th, हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 9th। हम्म हम्म। इसमें कुछ मिस्टेक कर दी क्या, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ठीक है। दो अलग अलग नंबर की इमेज अगर लेके चलते हैं तो इमेज सेम आ रही है, हाँ हाँ फॉल्ट है भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 नहीं। केस बना करके नहीं, बड़ा सिंपल करके करते हैं, ठीक है। देखिए, सिंपल का मतलब है सिंपल। देखिए सुनो, हम थोड़ा सा फील करते हैं इस चीज को, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलता जाएगा। ये भी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन दो है कि अगर n एक सम संख्या लेंगे, n एक विषम संख्या लेंगे, तो इस परिभाषा से आपको इधर रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 रखी, जब मैं n = 1 लूंगा तो f1 का जब मैं मान निकालूंगा तो 1+1/2 यानी कि 2/2 = आ जाएगा 1। तो 1 का जो 1 जो का इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 1। फिर मैं 2 लेता हूँ, f2 निकालता हूँ, f2 जब मैं निकालूंगा, f2 जब मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा, डेफिनेशन क्या आएगी ये वाली, तो 2/2, 2 एकम 2, ये भी 1 पे मैप कर जाएगा, 2 भी 1 पे मैप कर जाएगा, एक एक ही तो बन ही नहीं रहा है ना। अब ध्यान दो, देखो ध्यान दो, F3 निकालो आप, F3 जब निकलेगा आ जाएगा 3+1 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अपॉन 2, 4/2, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 जो है वो 2 पे मैप करेगा जाएगा। फिर F4 निकालो आप, F4 निकालो, 4 आ जाएगा, ये वाली बात, क्योंकि सम संख्या है 4, तो 4/2 दैट इज 2, तो यानी कि 4 भी 2 पे मैप कर जाएगा। ऐसे ही 5 को देखोगे आप, तो 5+1 6/2, तो 3 पे चला जाएगा। और हमारे पास में बेटा 6 को देखेंगे तो 6/2 इसके अकॉर्डिंग वो भी 3 पे चला जाएगा। ऐसे 7 जो है वो 4 पे चला जाएगा और 8 भी 4 पे चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, आप यहां पे देख पा रहे हैं, चूंकि F1 जो है और F2 जो है उन दोनों की इमेज सेम है ना, यानी कि दो डोमेन के दो भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समान है ना, बराबर है या एक जैसा है, एक जैसा है,
तो लिख देंगे अतः फलन एकैकी है। ठीक है जी, आपके पास में। अब सुनो, अब ये चीज चाहे ये भी लिख करके दिखा देना उसको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब चीजें लिख करके दिखा दो तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो आच्छादक पे आ जाइए आप, आच्छादक देखना है। आच्छादक के अंदर आप लिखोगे रेंज, रेंज देख लो आप, रेंज। अब मेरे भाई बात सुनो, आप जितना ही नीचे तक जाओगे, इसको नीचे तक बढ़ाते जाओगे, नीचे तक कहीं भी लेके जाओ, कोई नंबर लाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो सिस्टम से, जब मान के चलो नीचे 9 आएगा, 9 + 1/2 तो हो गया 5, ये 5 पे, फिर 10 आएगा, 10/2 हो गया, फिर ये 5 पे। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम लोग डोमेन के अवयवों को देखेंगे, तो ये इधर की तरफ मैप होते चले जाएंगे, इधर कोई बस तो नहीं रहा ना, सारे के सारे आगे आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका प्रतिबिंब ये बनेंगे आगे। बात समझ रहे हो ना? तो जो रेंज बन रही है वो एग्जैक्टली n के बराबर ही बन रही है, एग्जैक्टली n के बराबर ही बन रही है, प्राकृत संख्याओं के बराबर ही बन रही है। बात मेरी समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? रेंज जो है प्राकृतिक संख्याओं के बराबर है, और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर होते तो आच्छादक बन जाएगा। अतः फलन आच्छादक, आप सोचो तो फील नहीं आ रहा, आच्छादक है। मेरे भाई आप कोई भी नंबर सोचो, इधर से क्या सोचोगे, इधर से कोई भी नंबर सोचो, आप कोई 100 सोचो तो 100 एक सम संख्या है, 100 का आधा करेंगे 100/2 50, 50 इधर मिलेगा ही मिलेगा भाई। इनमें कोई भी देखो, ये दो संख्याएं जो दी गई हैं n + 1/2 और n/2, इसमें अगर n का मान आप कोई भी विषम संख्या रखते हो तो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगी, हमेशा। इसमें भी n का मान आप कोई भी सम संख्या रखते हो तो रिजल्ट प्राकृत संख्या ही मिलेगी, ठीक है ना? तो आप ये देख पा रहे हैं कि रेंज जो है वो n के बराबर है। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन, मैंने आज तक इसका ऐसा लिखवाया नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको काट देगा भाई साहब। 100% ये बिल्कुल ओके है, पूरा पूर्ण विश्वास से पूरी बातें इसमें खोल दी गई है। ऐसा बना करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मत दिखाना ये वाली चीज़ों, है ना? ठीक है। तो चाहो तो उसमें एक लाइन नीचे वो लिख सकते हो जो मैं लिखवाता हूँ कि डोमेन कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में मिलता है ना, आपके पास में। अतः फलन जो है हमारा आच्छादक है। अब देखो फलन एकैकी नहीं है, फलन एकैकी नहीं है ना, ये तो हमने दिखा दिया, लेकिन आच्छादी है। तो इसका मतलब क्या है? आच्छादक है तो इसका मतलब एकैकी आच्छादी नहीं होगा, एकैकी आच्छादी यानी कि 1/1 नहीं होगा, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव कब होता है? एकैकी आच्छादी कब होता है? जब एकैकी भी होता है आच्छादी भी होता है। लेकिन यहाँ पर एकैकी तो नहीं है, आच्छादी है, तो ये पूरा का पूरा नहीं हो जाएगा। फिर समझ में आई बात? एकैकी आच्छादी तब होता है जब ये दोनों ओके हो जाएंगे, लेकिन इस केस में हमारा एक ओके हो रहा है, दूसरा ओके नहीं हो रहा है। जरा इसको फटाफट नोट करें और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चलिए। हाय हाय, मजा आ गया भाई साहब। चलिए, अब 10वें क्वेश्चन में कहा है कि एक सेट ए है और वो R-3 है, इस तरीके का है, और दूसरा एक सेट बी है जिसमें हमने कहा है कि रियल नंबर में से घटा लो -1 को, और एक फंक्शन दिया है f(x) और जो डिफाइन है x - 2/x-3। तो हमें विचार करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका डोमेन ए है, कोडोमेन बी है। तो ये क्या ये एकैकी है, आच्छादक है? इसके औचित्य का हमें जांच करनी है, इसके औचित्य की, यानी कि ये है या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, तो करते हैं जांच। ठीक है ना? देखिए सबसे पहले एकैकी ले, अच्छा इसका मतलब क्या है समझिएगा।
इसने कहा है कि जब हमने फंक्शन डिफाइन किया है a टू b, तो जो वैल्यू ऑफ x आएगी, x की वैल्यू कहां से आएगी, x की वैल्यू a में से आएगी, बात समझ रहे हो ना। और x की वैल्यू अगर हम 3 ले लेंगे तो इस फंक्शन की तो ऐसी तैसी हो जाएगी मेरे भाई, f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 2/3 माइनस 3, यानी कि 1/0, और ये तो अनंत हो गया। फिर मैं कहूँगा अनंत से पंगा नहीं लेना है, तो वैसा ये परिभाषित नहीं होगा। इसलिए भाई साहब ने बात करी है कि जो a है ना, a रियल नंबर ही का ही सेट है, a वास्तविक संख्याओं का सेट है, लेकिन उसमें 3 नहीं लेना है आपको, तो इसलिए हमने वो है। अच्छा, b जो आएगा हमारे पास में भी बता देंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये -1 क्यों ऐसे करा है उसने, तो सबसे पहले हम लोग एक एकी के लिए देखते हैं, एक एकी के लिए, ठीक है, एक एकी के लिए x1 एंड x2 लेके चलते हैं a में से, के लिए हम लेके चलते हैं कि x1 f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। इसका मतलब वो रेफरेंस लगाइए, x1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस का 2 अपॉन x2 माइनस 3। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तो x1 माइनस 2 एंड x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 एंड x2 माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू नहीं प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 एंड प्लस का 6 से 6 कट जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा। और ध्यान देंगे, देखो माइनस का 3x1 इधर रख लो और x1 को उधर ले आओ, तो प्लस का x1 2x1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 3x2 और इसको उधर लेके जाओ, प्लस का 2x2 यहाँ आ जाएगा। तो मेरे भाई माइनस x1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस x2, या फिर x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x2। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो फलन हो गया एक एकी, फलन कह देंगे, फलन एक एकी है ना, एक एकी है। अब आप चेक करो आच्छादक, आच्छादक के लिए अब देखो इसको चेक करने के लिए कुछ हमें बात बन नहीं रही है, हमें कुछ एग्जांपल नहीं देख पाएंगे, बहुत वाइड इसका एरो डायग्राम भी बनेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आप वही वाला कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि इधर से, है ना, जैसे हम करते हैं इधर से एक y एलिमेंट लेते हैं जो कि इधर की तरफ देखते हैं इसके कोरस्पोंडिंग हमें x मिलता है या नहीं। तो हम y एलिमेंट लेके चलते हैं b में से, बिकॉज b इसका कोडोमेन है, इनके कोडोमेन से, है ना। और किस तरीके से के लिए y इज इक्वल टू b, ऐसा है कि मतलब y इज इक्वल टू b ऐसा है कि y इज इक्वल टू हमारा fx है, यानी कि ये जो हम मान लेते हैं किसी x की इमेज है, तो y इज इक्वल टू fx की वैल्यू आप भर दोगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 क्रॉस मल्टी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, तो यहाँ से आप करेंगे तो xy माइनस का 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान से सुने, इसको उधर ले आओ, x माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2, या फिर x कॉमन निकालें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। देखो इसलिए कहा था, तो ये एक हमें, अब आप सुनो, आप ये जो y है, y का यहां से कोई भी मान रखें लेकिन 1 नहीं रखना। देखो उसने खुद ही कहा था पहले ही कि 1 नहीं रखना है, क्योंकि 1 रखोगे तो मामला खराब हो जाएगा। अब जब हम y का मान कुछ भी रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो भी सॉल्व, कुछ भी रखो आप इधर, क्योंकि ये रियल नंबर है, 1 को हटा करके, ये भी हमारा रियल नंबर है 3 को हटा करके, तो मेरे भाई आप y का इधर से कोई भी मान रखोगे, कोई भी मान रख लो आप, कोई भी, जैसे मान के चलो आप कह रहे सर जी मैं तो 1/3 रख रहा हूँ सपोज, है ना, 1/3 तो 1 नहीं है ना, तो जब मैं 1/3 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 इंटू 1/3 माइनस 2 अपॉन y, सॉरी 1/3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कट गया, माइनस 1/1 माइनस 3/3, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2, x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि x इज इक्वल टू 1/1.5। अच्छा 1.5 इधर होगा या नहीं होगा,
100% होगा 1 क्योंकि रियल नंबर तो होता ही है। तो मतलब प्रत्येक y का कुछ भी मान रखोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए डोमेन में, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए डोमेन में x एक वास्तविक मान x प्राप्त होता है ना, यानी कि प्रीमेज मिलती है, वही बात। अतः फलन आच्छादक है, ठीक है जी। चाहो तो क्रॉस मल्टी, नहीं चाहो तो क्या ही करके दिखाना पड़ेगा आपको, इतना हो गया ना। यहाँ के बाद आपको यहाँ थोड़ी काम करके दिखाना पड़ेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लेके चलिएगा, आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x -2 अपॉन x -3 है ना। यहाँ के बाद ये लिख देंगे। अब आप एक काम करो, x की वैल्यू ये भरो कि 3y -2 अपॉन y -1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है ये भर दो उसमें, 3y -2 अपॉन y -1 -2 अपॉन 3y -2 अपॉन y -1 एंड -3। सॉल्व करो इसको, देखो ऊपर आ जाएगा y -1 एलसीएम, ये जगह 3y -2 -y +2, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इधर की तरफ, आप देखो ना, और फिर इसको भी नीचे देखो, 3y -2 एंड -3y एंड +3 अपॉन y -1, y ने ये कर जाएगा। मतलब मैंने क्या करा, इसके बटे 1 मान करके एलसीएम लिया है। भाई ये काम कर सकते हो ना कैलकुलेशन वाला, इसका एलसीएम लिया है सिर्फ मैंने, और ज़्यादा कुछ काम नहीं करा। इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो वो स्टेप मैंने खा लिया, मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, -2 से -2 कट जाएगा, और अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, -2 3y -2 और नीचे 3y, यहाँ पे क्या था, 3y -3 था, तो जब 3y और यहाँ जाएगा 3y -3 है ना आपके पास में, हाँ ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3y -2y अपॉन, यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा केवल 1। अब देखो 3y में से y घटेगा तो y बचेगा ना, देखो fx लेके चले थे और y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि fx जो है आपका वो y के इक्वल आ गया, यानी कि प्रत्येक y के लिए हमें x मिल रहा है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। प्रत्येक y के लिए हमें fx मिल रहा है, तो इधर की तरफ ध्यान रखना है इसको, चाहे डायग्राम को ऐसे, तो y के लिए इधर की तरफ हमें x मिल जाता है ना। प्रत्येक y के लिए हमें x मिल जाता है, यानी कि y का पूर्व प्रतिबिंब हमें कोडोमेन में देखने को मिलता है। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, मतलब पहले क्या करेंगे, इसको पूरे को नोट करेंगे ऐसे करते हुए, यहाँ लिख करके अब, है ना, और इसको नोट करने के बाद फिर ये लाइन दे देंगे, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान है ना, मान के लिए डोमेन में एक वास्तविक मान x प्राप्त होता है, अतः फलन आच्छादक है। इस तरीके से करना है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, बड़े सीधी से क्वेश्चन है भैया, बहुविकल्पीय सवाल हैं, और चाहो तो आप लोग इनको अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज नहीं है। 11वें सवाल की बात करते हैं, चलिए ठीक है। 11वें सवाल के अंदर हमें जो फंक्शन दिया है, एक फंक्शन है R2R एंड fx इज इक्वल टू दिया है x⁴, ठीक है। उत्तर का, सही उत्तर का चयन करना है कि क्या ये एक एक ही है। सबसे पहले एक एक ही देख लो, तो अगर मैं x1 x2 लेकर के चलता हूँ R में से, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो मेरे भाई x⁴ इज इक्वल टू x2⁴। मैंने कहा था कि अगर रियल नंबर का सेट नेचुरल नंबर होता तो बराबर हो जाते, अगर n to n होता है ना, मैंने कहा था ना n to n होता, तो फिर x की सम पावर, x1 की सम पावर और x2 की सम पावर हो, तो x1 बराबर x2 हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन अगर f आपके पास में R2R हो
या f आपका z हो तब और x1 की घात सम पावर हो और x2 की घात भी सम पावर हो तो फिर x1 बराबर x2 नहीं होता है। इन चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। तो यहां से x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, ये एक है कि तो नहीं है, एक है कि नहीं है और आच्छादक भी नहीं होगा। बिकॉज ध्यान दो इधर की तरफ 1 2 3 4 5, लेकिन इधर की तरफ माइनस वाली भी क्वांटिटी है, जैसे -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 ऐसे। लेकिन ये क्या कर रहा है, घात 4 का मतलब इधर की तरफ कोई भी आएगा तो वो पॉजिटिव, इधर की तरफ केवल पॉजिटिव मिलेगा। रेंज जो होगी वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। रेंज जो आएंगी आपके पास में, रेंज जो होगी वो क्या होगी, वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। मतलब समझे नहीं आप भाई, x का मान कुछ भी रखोगे आप, माइनस में भी रखोगे तब भी x की घात 4 है, सम संख्या है तो प्लस में ही आएगी। x का कुछ भी मान रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। x का मान कुछ भी रखेंगे तो fx जो आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो नेगेटिव नंबर, लेकिन रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में यहाँ तो नेगेटिव भी होंगे ना, -3 -2, तो वो कहाँ जाएंगे, वो बच जाएंगे, तो इसका मतलब अच्छा तक भी नहीं होगा। तो हमारे पास धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। इसका मतलब रेंज जो है वो r के बराबर नहीं होगी तो आच्छादक भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा न तो एक न आच्छादक, डी ऑप्शन बनेगा, 11वें का डी। ठीक है, चलिए अब fx इजिकल टू 3 है, ये एक आच्छादक बन जाएगा। इस तरीके के सवाल हमने कर लिए गए सारे। fx इजिकल टू 3x है ना, आप अगर ध्यान दोगे तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो आप, इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 12 की, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 8 इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रो के अंदर देखे तो वहां से आप इसको कर लोगे, इसमें ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। तो बेटा एक्सरसाइज हो गई खत्म, ठीक है। लेक्चर लंबा होगा, मैं पहले ही कह के चला था, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीधा इंट्रोडक्शन लाएंगे 1.3 का। धन्यवाद।